हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विज्ञान एमसीक्यूज़ के एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, यह एपिसोड 3 भागों में होता है जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं। दूसरा, हर एक भाग के 10 एमसीक्यूज़ होते हैं, यानी टोटल 30 एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तीसरा, हर प्रश्न के उत्तर की व्याख्या की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विज्ञान एमसीक्यूज़। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। ऑप्शन ए ठोस, द्रव्य तथा गैस अवस्थाओं में। ऑप्शन बी केवल द्रव अवस्थाओं में। ऑप्शन सी केवल गैसीय अवस्थाओं में। या ऑप्शन डी द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में होते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए डेसिबल, ध्वनि का प्रबलता इकाई। ऑप्शन बी अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, शक्ति की इकाई। ऑप्शन सी समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई। ऑप्शन सी सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। आइए इसका देखते हैं सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता की इकाई नापी जाती है। जो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, हम लोगों ने अक्सर सुना है कि किसी भी गाड़ी में जो पावर होते हैं वो हॉर्स पावर से नापा जाता है और इसे शक्ति की इकाई भी कहते हैं। समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई। सेल्सियस ताप मापने की इकाई होती है और ऊष्मा ये कैलोरी या जूल में मापी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए आधान के द्वारा। ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन सी नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ऑप्शन डी ऑक्सीजन के द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त करते हैं, इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कथन ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है किंतु कारण सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए ऊनी वस्त्र हमेशा गर्म रखते हैं। आज का 5वां सवाल है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। ऑप्शन ए पुनः अभ्यंतर, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी व्यक्तीकरण। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये तंतु उच्च गुणवत्ता के कांच के रेशे होते हैं। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम के सतह पर आपतित हो रही हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। छठा सवाल है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ऑप्शन ए आयाम मांडुलन। ऑप्शन बी आवृत्ति मांडुलन। ऑप्शन सी स्पंद कूट मांडुलन। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए आवृत्ति मांडुलन युक्ति प्रयोग में लाई जाती है। इसमें श्रव्य बिंबों में परिवर्तित कर दिया जाता है और उनको दूर दूर तक प्रसारित कर दिया जाता है। टेलीविज़न सेट में इन्हीं विद्युत तरंगों को फिर ध्वनि तरंगों में बदलकर पर्दों पर दिखाया जाता है। 7वां सवाल है,
जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन ए तार तारतत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता। ऑप्शन बी तारतत्व और प्रबलता यानी पिच एंड लाउडनेस। ऑप्शन सी केवल ध्वनि गुणता मतलब क्वालिटी। ऑप्शन डी केवल तारतत्व यानी पिच। तो सही जवाब है ऑप्शन सी ध्वनि का तारतत्व यानी पिच। इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। उच्च आवृत्ति का तारतत्व उच्च होता है, जबकि ध्वनि की प्रबलता तरंगों की ऊर्जा से संबंधित तथा तरंग आयाम पर निर्भर करती है। चूँकि सितार और बांसुरी एक ही धुन बजाई जाती है तो उनमें समान तारतत्व और प्रबलता पैदा होती है, अतः उसका पहचानने का एकमात्र माध्यम उसकी ध्वनि गुणता यानी क्वालिटी है। 8वां सवाल है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य हैं, फोकस से अपसारित प्रतीत होती तथा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा व छोटा बनता है। 9वां सवाल है, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। ऑप्शन ए पनडुब्बी नोदन में। ऑप्शन बी तुषार मुक्त प्रशीतित्रों यानी रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन सी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। ऑप्शन डी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। का सही जवाब है ऑप्शन डी निम्नतापी या क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। इस इंजन में द्रव्य ईंधन प्रयुक्त होता है जो 0 डिग्री से भी नीचे है। इसमें ईंधन के रूप में द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव फ्लोरीन तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रयुक्त होता है। 10वां सवाल है, कथन हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, कारण हीरे का अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांच से अधिक होता है। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन की सही व्याख्या कारण करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कथन की सही व्याख्या कारण नहीं करता। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। का सही जवाब है ऑप्शन सी हीरे की संरचना त्रिविमीय बहुलकी प्रकार की होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर समचतुष्फलक बनाते हैं, जिससे प्रकाश का आंतरिक परावर्तन होता है। फलतः हीरा अपने ही आकार के किसी भी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरे के कणों का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। ये दूसरा भाग करते हैं जो कि है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन है और इसमें ये क्वेश्चन 21 से स्टार्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये आज विज्ञान एमसीक्यूज का तीसरा क्लास है। इससे पहले भी 2 क्लास हो चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप वो क्लास ज़रूर देखें। इसलिए हर एक सेशन में हर एक भाग से 10-10 क्वेश्चन किए जाते हैं, यानी कि केमिस्ट्री में ऑलरेडी 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसलिए आज का तीसरा क्लास 21 से स्टार्ट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कथन 2 मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। ऑप्शन ए केवल एक सही है। ऑप्शन बी केवल 2 सही है। ऑप्शन सी दोनों सही हैं या ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन है, जो आसानी से जलती है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा देती है, जबकि मीथेन गोबर गैस संयंत्रों से प्राप्त होता है। दूसरा सवाल है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है द्रवित प्राकृतिक गैस LPG को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिससे विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। दूसरा, भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हसन में निर्मित है।
ऑप्शन 3, द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रव्यों या एनजीएल नेशनल गैस लिक्विड का पृथक्करण किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? केवल एक और 3, 2 या 3 या 1, 2 या 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्रवित प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस की आयात के लिए प्रोटोनेट कंपनी द्वारा भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल गुजरात के दहेज में निर्मित किया गया है। अन्य दोनों कथन सही है। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, इस्पात, पारा या सोना। ऑप्शन बी, सोना, पारा, इस्पात। ऑप्शन सी, इस्पात, सोना, पारा या ऑप्शन डी, सोना, इस्पात, पारा। का सही जवाब है ऑप्शन बी। घनत्व के हिसाब से अवरोही क्रम है सोना 19.3, पारा 13.6, इस्पात 7.75। सोना का घनत्व पारे के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? पहला, जस्ता तथा सल्फर। दूसरा, पोटेशियम तथा पारा। तीसरा, स्ट्रोनिशियम तथा बेरियम। चौथा, क्रोमियम तथा निकेल। का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्ट्रोनिशियम तथा बोरियम के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं। का पांचवा सवाल है, सूची ए और सूची 2। सूची ए में ईंधन गैस है और सूची 2 में प्रमुख अवयव हैं। ऑप्शन ए, सीएनजी। उसका प्रमुख अवयव में लिखा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। कोयला गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी, मीथेन, ईथेन। भाप अंगार गैस, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीएनजी, मीथेन, ईथेन, कोयला गैस, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। एलपीजी, ब्यूटेन प्रोपेन, भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। छठा सवाल है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन ए, नल का पानी। ऑप्शन बी, भारी जल। ऑप्शन सी, वर्षा का पानी या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। का सही जवाब है ऑप्शन सी, वर्षा का पानी जल का शुद्धतम रूप है। इसका पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। सातवां सवाल है, स्टील में कितना कार्बन होता है? ऑप्शन ए, 0.1 to 2%। ऑप्शन बी, 7 to 10%। ऑप्शन सी, 10 to 15%। और या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आयरन की मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील होती है। स्टेनलेस स्टील में फेरस यानी Fe 89.4, क्रोमियम 10, मैग्नीज यानी Mn 0.35 एवं कार्बन यानी C 0.25% पाया जाता है। आठवां सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया। ऑप्शन बी, कॉल बेंज ने किया। ऑप्शन सी, थॉमस अल्वा एडिसन या ऑप्शन डी, एडवर्ड टेलर ने किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी या जिसे हम चिप्स कहते हैं, किससे बनी होती है? ऑप्शन ए, सिलिकॉन। ऑप्शन बी, तांबा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, स्टील या ऑप्शन डी, प्लास्टिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। इसके प्रयोग से कंप्यूटरों का आकार छोटा होने लगा। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में जे.एस. किल्वी ने किया था। 10वां सवाल है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, सोडियम पॉलीटेट एस्क। ऑप्शन बी, गैलेना उर्वरक। ऑप्शन सी, एनपीके साबुन। ऑप्शन डी, सेलुलोस प्राकृतिक पॉलीमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम पॉलीटेट साबुन होता है।
गैलेना एक अयस्क होता है। सेल्यूलोज प्राकृतिक पॉलीमर होता है। एनपीके एक उर्वरक है जिसे फर्टिलाइज़र कहते हैं और इसे हम यूरिया भी कहते हैं। यूरिया में एनपीके की मात्रा 4:2:1 होती है। इस एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी किए जाते हैं कि एनपीके का क्या रेशियो होता है, जो कि स्टैंडर्ड रेशियो है 4:2:1। और यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है। ये क्वेश्चन लगभग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की 46% पाए जाते हैं। अब N4 नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है इसलिए उसे के लिखा जाता है, NPK। भाग 3 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। पहला प्रश्न है परखनली शिशु के बारे में क्या सही है। पहला, शिशु का विकास परखनली में होता है। दूसरा, निषेचन शरीर के अंदर होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। का सही जवाब है ऑप्शन डी। जो स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं उनके अंडाणु नर के शुक्राणु के साथ उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए रखा जाता है। इसमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। युग्मनज को विकसित होने के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। शिशु का विकास माता के गर्भाशय में होता है। तत्पश्चात शिशु का अपने नियत समय पर जन्म होता है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से कौन जटायुज जंतु है। ऑप्शन ए मेंढक, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी बिल्ली या ऑप्शन डी कौवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं जबकि कुछ अंडे देते हैं। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जटायुज कहलाते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। मेंढक, तितली, कौवा आदि अंडे देते हैं, इसलिए ये अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। जो शिशु को सीधा जन्म देते हैं उसे जटायुज कहते हैं और जो अंडे देते हैं उसे अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। तीसरा सवाल है रेशम कीट के जीवन चक्र को प्रथम अवस्था से अंतिम अवस्था तक सजाइए। प्यूपा, झिल्ली, अंडा और वयस्क। का सही जवाब है ऑप्शन डी। नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं, जैसे रेशम कीट, मेढक आदि। रेशम कीट के जीवन चक्र में सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा अथवा झिल्ली, इसके बाद प्यूपा और अंत में वयस्क होता है। चौथा सवाल है निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन होता है। मेढक, हाइड्रा, अमीबा या शल्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। हाइड्रा में एकल जनक से निकलने वाले उद्धर से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जनन कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय है। इसके केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। परिणाम स्वरूप एक अमीबा से द्विखंडन द्वारा दो अमीबा बनते हैं। शलभ एक तितली है जिसमें लैंगिक जनन होता है, वह अंडे देती है। मेढक में भी लैंगिक जनन होता है और वह अंडे देता है। पांचवा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या 2 होती है। दूसरा, एक टैडपोल मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे सही है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज में केंद्रकों की संख्या 1 होती है। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कार्यांतरण कहलाता है। मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा जैसे जंतु अपनाते हैं।
इसमें एक नया जीव विकसित होता है। छठा सवाल है, इस आयु समूह में लैरिंक्स में वृद्धि प्रारंभ होती है। लैरिंक्स लैरिंक्स जो जिसे हम अपना साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो हमारे गले में होता है, जिसको जो आप मर्दों के गले में आप जब देखेंगे तो वो सामने की तरफ उभरा हुआ होता है, जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए 0 से 11 साल, ऑप्शन बी 11 से 18 साल, ऑप्शन सी 18 से 25 साल, या ऑप्शन डी 25 से 30 साल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत है। यह समय लगभग 11 से 18 वर्ष के बीच आता है, जब मुख्यतः जनन क्षमता का विकास, शारीरिक आकृति में परिवर्तन, स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि आदि परिवर्तन होते हैं। मतलब कि 11 से 18 साल की उम्र में इंसान के जो लैरिंक्स होते हैं, जो हमारे सामने से हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, वो उसमें वृद्धि होती है, उसमें उभार आते हैं। आज का 7वां सवाल है, एडम्स एप्पल क्या है? एडम्स एप्पल क्या है? ऑप्शन ए एक एप्पल की विशेष प्रजाति, ऑप्शन बी आँख की पुतली, ऑप्शन सी स्वर यंत्र, ऑप्शन डी कान की हड्डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लड़कों का स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स, जो मैंने भी बताया आपको, जो पिछले सवाल में था, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और यह गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। इसे ही एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। आठवां सवाल है, कथन अंतस्रावी ग्रंथियों को नालिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, कारण ये हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं। ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है परंतु कारण सही है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्वेत ग्रंथियाँ, एल ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ जैसी कुछ ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रवित करती हैं, अतः अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, स्राव मतलब सिक्रेशन, जिससे चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो दर्शन से रजोनिर्वित तक होती है। दूसरा, लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। उपयुक्त कथनों में कौन सा या शेष सत्य है? ऑप्शन ई केवल एक, ऑप्शन दो केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है ऑप्शन डी। स्त्रियों में पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच ऋतुस्राव होना रुक जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसी दौरान ही ये गर्भ धारण कर सकती हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तीसरा सवाल, आज का जो लास्ट सवाल है जीव विज्ञान का, वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यौवनारंभ में के साथ ही पुरुष में एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है का श्रवण या सिक्रेशन होने लगता है। दूसरा, यौवनारंभ के साथ ही लड़कियों में टेस्टेरोन का श्रवण होने लगता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, सी ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी दोनों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, हार्मोन रासायनिक पदार्थ है। यह अंतःस्रावी तंत्र अथवा ग्रंथियों द्वारा स्रवित किए जाते हैं।
यौवन आरंभ के साथ ही जो मेल होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन होते हैं और जो गर्ल्स होती हैं उसमें एस्ट्रोजन होते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेल यानी पुरुष में पाए जाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्री होती हैं, उनमें जो एक हार्मोन पाए जाते हैं उसे सेक्स हार्मोन कहते हैं, वो उसका नाम है एस्ट्रोजन। क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा किए जाते हैं। तो ये थे आज का क्लास। आपको कैसा लगा ये आज का क्लास, आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं।